हे एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अभी रिसेंटली आप सबने जो है यूट्यूब के ऊपर देखा होगा, एक अलग तरीके का स्कैम चल रहा है जिसको लोग हैशटैग दे रहे हैं टेक स्कैम 2024, जिसके अंदर बहुत सारे क्लेम किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 200-300 लोगों को जो है, उसमें ब्रांड्स भी हैं, उसमें एजेंसीज भी हैं, उसमें इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, जिनको मेल्स गए हैं रिगार्डिंग कि ये स्कैम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इस वीडियो के अंदर उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे और बहुत ही रॉ वीडियो रहेगी। बहुत ज़्यादा कुछ एडिटिंग है, बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं होगा। सिंपल मेरे पास डिटेल है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है एक्चुअली में और इस स्कैम के अंदर क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा ड्यू टू सम रीजंस, लेकिन आप गैस और आइडिया लगा सकते हो कि बेसिकली ये स्कैम किस तरीके से हो रहा है। तो इस स्कैम के अंदर बेसिकली जो इंक्लूडेड है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इसके अंदर 200 करोड़ से भी ज़्यादा का स्कैम ही हुआ है लास्ट 1 ईयर के अंदर। उसके अलावा इसके अंदर 3 मेजर जो इन्वॉल्वमेंट है वो है एजेंसीज़ की, उसके अलावा ब्रांड मैनेजर्स के एंड उसके साथ इन्फ्लुएंसर्स की। ये 3 जो है मेन बेसिकली कह सकते हो एलिमेंट्स हैं इस कंप्लीट स्कैम का, जिसके अंदर ये सारे लोग मिलकर इस चीज़ को कर रहे हैं। और ये बेसिकली स्कैम है किस तरीके का वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिक क्या होता है कि बहुत सारे टेक क्रिएटर्स हैं जो ब्रांड कोलैबोरेशंस करते हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी 1-2 साल से ऐसा हो गया है कि कुछ गिने चुने एजेंसीज हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं जिनके पास ही सिर्फ काम आ रहा है, और बाकी बहुत सारे एजेंसीज हैं जिनके पास कोई भी काम नहीं है। बहुत अच्छे एजेंसीज हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, बट क्यों ऐसा हो रहा है कि सिर्फ ये 4 या 5 एजेंसीज हैं जिनके पास ऑलमोस्ट सारे काम है। इट्स लाइक अ माफिया, कि भाई माफिया की तरह ये चीज़ें चल रही हैं। कुछ क्रिएटर्स के पास काम है, कुछ क्रिएटर्स के पास बिल्कुल भी काम नहीं है। एंड मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो पिछले 1 साल के अंदर मैंने देखा है कि जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो भी ब्रांड कोलैबोरेशंस होते थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुके हैं। बिकॉज वहाँ पे एक क्रिएटर जिसके 1 मिलियन फॉलोअर हार्डली 40-50 हज़ार रुपये महीने का कमा पा रहा है, जहाँ वो आज से 2 साल पहले जो है ऑन एन एवरेज जो है 1.5 लाख 2 लाख रुपये कमाता था। अभी वो 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा है, जो नॉर्मल डिसेंट से क्रिएटर्स हैं। एंड टेक की बात करें तो टेक के अंदर कुछ 40-50 ऐसे क्रिएटर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिनको एज अ किंग बनाने की कोशिश की गई है। तो इस वीडियो के अंदर इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 की, जो कंट्रोलिंग मार्केट है। ये किस तरीके से मार्केट को कंट्रोल किया जा रहा है इन गिने चुने 5 एजेंसीज़ के द्वारा। नाम मैं किसी का नहीं ले रहा हूँ, एक ईमेल है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। मे बी आप सर्च करोगे तो आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी वो एजेंसीज है जिसके बारे में ये सारी जो बातें हो रही है। ये मेल जो है एक ऐसे ही कह सकते हो कि कोई सोर्स नहीं है, कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है, बट या मैंने भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया है जिसके बेसिस पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट चीज़ है कि कैसे मार्केट को कंट्रोल किया जा रहा है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, कोई क्रिएटर है, उसको ये एजेंसीज रीच आउट करती है कि आप हमारे साथ काम करिए। फॉर एग्जांपल वो क्रिएटर मना कर देता है कि नहीं यार, मैं किसी एजेंसी के साथ काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं इंडिविजुअली काम करना चाहता हूँ। तो उसको ये लोग कहते हैं कि हम आपको ब्लैकलिस्ट करवा देंगे। ब्लैकलिस्ट हो जाएगा तो आपके पास ना तो काम आएगा, ना आपके पास कोई ब्रांड प्रमोशंस आएंगे, बिकॉज ये सारी एजेंसीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। एंड ये बेसिकली होता है कि आप मार्केट में जो मोनोपोली जो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसकी वो एक रीज़न होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मोनोपोली भी नहीं है। एक टर्म होता है जिसको कहते हैं ओलिगोपोली, जो बेसिकली क्या होता है कि कुछ 5 एजेंसीज या 6 एजेंसीज मिलके इन्होंने डिसाइड किया है कि हम लोग जो है मार्केट को रूल करेंगे और किसी अदर एजेंसीज को इसके अंदर नहीं आने देंगे। और यही लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसी क्रिएटर को ब्रांड प्रमोशन जाएगा या नहीं जाएगा, किसी क्रिएटर को कोई प्रोडक्ट जाएगा या नहीं जाएगा रिव्यू के लिए। तो यहाँ पे अगर वो क्रिएटर मना कर देता है तो क्या करता है कि ये लोग उसको ब्लैकलिस्ट करा देते हैं। तो इन 5 एजेंसीज से उसको तो काम नहीं आएगा। और जैसा कि ट्रेंड देखा गया है वो क्या है कि जो अदर एजेंसीज उनके पास ऑलरेडी काम बहुत कम है, तो अगर उनके पास काम ही नहीं है तो वो इन क्रिएटर्स को काम दे ही नहीं पाएंगे। और ये 5 एजेंसीज के अंदर वो ब्लैकलिस्टेड है क्योंकि इसने मना कर दिया था किसी एक पर्टिकुलर एजेंसी के साथ काम करने के लिए। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अब उसको वो काम मिलेगा ही नहीं। तो उसकी वजह से उस क्रिएटर की जो कह सकते हो कि जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स थे, जो भी उसको प्रोडक्ट्स आते थे, जो कुछ भी होता था वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। तो ये एक मेजर इशू है। उसके अलावा ये जो मार्केट को कंट्रोल करने का काम है ये सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर के साथ ही नहीं, ये ब्रांड के साथ भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक एजेंसी के पास 40-50 क्रिएटर्स हैं जो उसके साथ साइन अप हैं, उसके साथ काम करते हैं। ये लोग किसी ब्रांड के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक एक्स ब्रांड है, उसके पास जा रहे हैं,
उसको इन्होंने बोला कि ये हमारे 50 क्रिएटर्स हैं, हम आपके लिए इनसे रिव्यू डलवा सकते हैं आपके प्रोडक्ट के लिए। अगर वो मना कर देते हैं, ब्रांड मना कर देता है, तो दे आर सिंपली से कि अगर आप ये मना कर देते हो तो ये आपके प्रोडक्ट के बारे में 40-50 क्रिएटर जो है वो नेगेटिव रिव्यू डालेंगे। अगर वो ब्रांड वहाँ पे ठीक है एग्री करता तो ठीक है, अदरवाइज ये रीच आउट करते हैं ब्रांड मैनेजर्स को। अब यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि ब्रांड मैनेजर्स जो है रिसेंट में देखा गया कि बहुत ही गिने चुने एजेंसीज के साथ ही काम कर रहे हैं। रीज़न वही है कि उन ब्रांड मैनेजर्स को अलग से जो है कुछ बेनिफिट दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक कोई कैंपेन 1 लाख का है, ब्रांड मैनेजर एक अपने फेवरेट एजेंसीज को काम देता है तो उस 1 लाख के अंदर से 20% 25% उनको भी मिल रहा है। तो उस तरीके से ब्रांड मैनेजर्स को ही बाई कर लिया जा रहा है। तो आई थिंक जो भी ब्रांड्स हैं, जो भी कंपनीज हैं जो एस्टैब्लिश है, उनको अपने इंटरनली ये ऑडिट करना चाहिए कि यार ये ब्रांड मैनेजर तो सिर्फ एक पर्टिकुलर एजेंसी के साथ ही क्यों काम करता है, क्या उसका बेनिफिट है उसके साथ काम करने का। और जो भी ब्रांड मैनेजर्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको एक कह सकते हो कि एक ऑडिट के साथ जाना चाहिए। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने का। मीन्स क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे अपने एक प्रोडक्ट को जो है पीआर करवानी है तो वी आर गोइंग टू पीआर एजेंसी के पास जाते हैं, वहाँ पे उस प्रोडक्ट का पीआर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कुछ एडिटोरियल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरा अपने प्रोडक्ट का रिव्यू करवाना तो मैं जाऊँगा किसी भी ब्रांड किसी भी क्रिएटर के पास एंड उसको वो प्रोडक्ट दे दूंगा एंड देन वो उस प्रोडक्ट का रिव्यू हो जाएगा। बट अभी क्या हो गया कि अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी एक ही एजेंसी है जो पीआर भी कंट्रोल कर रही है, जो एडिटोरियल भी कंट्रोल कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि जो एजेंसी है वो अपने फेवरेट क्रिएटर्स को ही उन प्रोडक्ट्स को शेयर करेगी और कोई अदर क्रिएटर्स को वो प्रोडक्ट नहीं शेयर करने वाले। एंड यहाँ पे भी जो बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर भी और भी इन्वॉल्व है, अगर आप थोड़ा भी रिसर्च करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हो रहा है और उन्हीं कुछ एजेंसीज के पास ही काम क्यों जा रहा है। बिकॉज वहाँ पे क्रिएटर का भी बहुत बड़ा नुकसान है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्रिएटर जो है रिव्यू करने से मना कर देता है या कुछ कर देता है तो उसको ब्लैकलिस्ट ही कर देते हैं, या फिर अगर वो रिव्यू करता भी है तो उसको प्रोडक्ट को खुद बाई करके जो है रिव्यू करना पड़ता है। उसके अलावा इसके अंदर एक और स्टेप है कंट्रोलिंग द नैरेटिव। अब फॉर एग्जांपल किसी एक एजेंसी के पास पीआर भी है, एडिटोरियल भी है, दोनों चीज़ें, तो नैरेटिव्स को भी जो है कंट्रोल करते हैं कि स्क्रिप्ट में क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बोला जाएगा, किस तरीके के कपड़े होंगे, किस तरीके से शूट होगा, किस तरीके का बैकग्राउंड होगा, किस तरीके की लाइटिंग होगी। ये सारी चीज़ें जो है एक ही एजेंसी कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी आपका क्रिएटर किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहा है तो वो रिव्यू कह सकते हो कि बायस्ड हो जाएगा, अनबायस्ड नहीं रहेगा। बिकॉज उसको एक स्क्रिप्ट दी गई है, एक प्रोडक्ट के बारे में ये चीज़ें जो है बोलनी है। अगर वो ये चीज़ जो बोलता है तो ओके है, अदरवाइज वीडियो को जो है रीशूट करवाया जाता है, एडिट करवाया जाता है ताकि वो उस पर्टिकुलर चीज़ को जो वहाँ पे ला सके। अब देखो बायस और अनबायस होना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हर एक क्रिएटर की अपनी एक पर्सनल चॉइस है। बट अगर आप प्रोडक्ट की बात करो, टेक की बात करो, तो वहाँ पे आपको एक जेन्युइन रिव्यू देना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बहुत सारी ऑडियंस जो आपको देख के उस प्रोडक्ट को बाई करने वाली है, तो ये चीज़ रहता है। एंड उसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है इस स्कैम के अंदर वो है किंग मेकर। एक एजेंसी के पास 40 क्रिएटर्स हैं, दे वांट कि उसके क्रिएटर सबसे बड़े हों और अदर जो क्रिएटर है वो छोटे रह जाए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि एक क्रिएटर कोई भी प्रोडक्ट के रिव्यू शेयर करता है, उस पर फेक व्यूज़ डाले जाते हैं, फेक लाइक्स, फेक शेयर्स, फेक कमेंट और ये सारी चीज़ों को डाल के ब्रांड्स को दिखाया जाता है कि देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आया है आपको। एंड बेसिकली कह सकते हो कि ब्रांड्स को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसके अलावा क्रिएटर का भी बहुत बड़ा नुकसान है। बिकॉज क्रिएटर को समझ नहीं आ रहा है कि अभी तो फिलहाल फेक व्यूज़, फेक कमेंट, शेयर्स ले रहे हैं, बट क्या होगा अगर उस दिन जिस दिन उनके पास ये एजेंसी नहीं रहेगी जो ये चीज़ करेगी, फेक व्यूज डालेगी, तो उनका तो कोई फेस वैल्यू कोई बिल्ड नहीं हो पाई। एंड जस्ट व्यूज़ एंड इसके बेसिस पे उनको प्रोडक्ट मिलते गए एंड उनको जो है प्रमोशंस मिलते गए, उन्होंने वो प्रमोट कर दिया। बट फ्यूचर टर्म्स के लिए बहुत ही बेकार हो जाएगा उनके लिए भी। बिकॉज वो फेक व्यूज उनके कह सकते हो कि चैनल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय ही कर देगा। बिल्कुल कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा अगर वो चीज़ वो नहीं करते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा एक और चीज़ है कि इन सारी चीज़ों को देखने के लिए कि ऐसा कुछ ना हो, एक एजेंसी है CCI जिसको कहते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो ये सारी चीज़ें देखती है कि कौन सा बिजनेस प्रॉपरली चल रहा है, कौन सा बिजनेस के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। एंड उसके अंदर एक ये लॉ भी है कि ओलिगोपॉली अगर होती है तो उसके रिगार्डिंग वो कोई स्टेप्स ले सकते हैं। तो होप्स हो कि इसके अंदर वो लोग जो है एंटर करें। बिकॉज 2-3 साल से तो सिर्फ ऐसा ही हो रहा है।
सिर्फ कुछ गिने चुने एजेंसीज़ के पास काम है। बहुत अच्छी एजेंसीज़ तो थी जो ऑलमोस्ट बंद हो गई हैं, बट ये एजेंसीज़ हैं जिनके ऊपर ये कह सकते हो कि इल्ज़ाम लगाया है। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स इतनी सारी चीज़ें जो है साथ के साथ दिखाता रहूँगा, तो आप देख सकते हो कि भाई क्या चल रहा है, क्या ईमेल के अंदर लिखा गया है। एजेंसीज़ के नाम मैं हाइड कर दूंगा बिकॉज वो ठीक नहीं है दिखाना, तो वो चीज़ें रहती है। बट इट्स नॉट गुड किसी भी तरीके से। यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है कि 200 करोड़ का जो है स्कैम हुआ है इस चीज़ के अंदर, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो होप सो कि आपको कुछ आइडिया लगाओ, आपको पता चला होगा कि किस तरीके से टेक इंडस्ट्री के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही है और ये क्यों टेक स्कैम 2024 हो चुका है। इससे क्रिएटर्स का बहुत बड़ा लॉस है, बिकॉज एज एन एजेंसी ऑनर हम चाहते हैं क्रिएटर ग्रो करे, नॉट ऑन द कि वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ एंड लाइक्स ले। ग्रो इन द सेंस कि उसकी फेस वैल्यू बढ़े, लोग उसको उस पर ट्रस्ट करते हैं तो वो उसी प्रोडक्ट को रिव्यू करे जो एक्चुअली में प्रोडक्ट बेटर है। अगर उस प्रोडक्ट के अंदर कोई कमी है तो उस चीज़ को वो हाईलाइट भी करे। बट अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो फिर यहाँ पे कोई भी क्रिएटर का प्रोडक्ट देख के आप उसको बाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाएगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि यार जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो, आप अगर जनरली किसी से पूछ पाओ जिसके पास वो ऑलरेडी प्रोडक्ट है, तो आई थिंक वो बेटर रहेगा। अदरवाइज भाई किस क्रिएटर ने जो है पैसे लेके रिव्यू किया है या किस एजेंसी ने उस प्रोडक्ट के बारे में गलत बताया है, वो पता करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है या ख़राब है, बिकॉज अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने इस तरीके की चीज़ें की है। और इसके अंदर जो पैसे किस किस तरीके से डिवाइडेड है वो भी ईमेल के अंदर मेंशन है कि किस एजेंसी ने कितना पैसा कमाया है, किस एजेंसी ने कितना पैसा क्रिएटर्स को दिया है। ईमेल के अंदर हर एक चीज़ मेंशन है। बहुत सारे 200-300 लोगों को ये ईमेल गया है। तो यही है इस न्यू स्कैम के बारे में। होप आप सब अवेयर हो गए होंगे और सिर्फ अपने क्रिएटर के रिव्यू को देख के अपने प्रोडक्ट को नहीं बाई करोगे, अपना भी दिमाग लगाओगे। सो इसी तरीके की और वीडियोज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, अपने चैनल, इंस्टाग्राम पे, हर एक जगह, ताकि लोगों को आइडिया लग जाए कि भाई किस तरीके से चीज़ें हो रही है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।